नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर के बारे में, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज हम इसके पूरे सिलेबस को समझेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और भारत की आज़ादी की कहानी कितनी गहरी और कितनी परतों में बटी हुई है। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम उस चिंगारी की बात करेंगे जहां से क्रांति शुरू हुई और देखेंगे कि ये लड़ाई जन आंदोलनों से गुजरती हुई आज़ादी के आखिरी पड़ाव तक कैसे पहुंची। इसके बाद मैं आपको कुछ ज़रूरी किताबें भी बताऊंगी और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सब पढ़ने के बाद आपके लिए भविष्य में क्या अवसर हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कोर्स है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो कोर्स है ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर का टाइटल है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और हाँ, ये एक मेजर कोर्स है M1। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए एक फाउंडेशनल, एक बुनियादी कोर्स है। आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत बेस यहीं से बनेगा। चलिए अब सीधे सिलेबस पर आते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है वो बात करती है बैकग्राउंड की, मतलब ये जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है इसकी नींव कैसे पड़ी, वो पहले चिंगारी कहाँ से आई जिसने आगे चलकर पूरे देश को एक कर दिया। तो देखिए, हमारी कहानी शुरू कहाँ से होगी? 1857 से, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, है ना? यही वो मोड़ था, वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसके कारण देखेंगे, इसका नेचर कैसा था और सबसे ज़रूरी, इसके नतीजे क्या हुए। इस एक घटना ने भारत का भविष्य कैसे तय कर दिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 1857 के बाद सिर्फ तलवारें नहीं चली, दिमाग भी चलने लगे। एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया जिसे हम कहते हैं इंडियन रियनेसा, मतलब भारतीय पुनर्जागरण। इसी यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि कैसे 19वीं सदी में जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, आप सबने नाम सुना होगा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन्होंने समाज को अंदर से कैसे जगाया। और जब समाज जागता है तो एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्रीय चेतना बनती है, और इसी चेतना का नतीजा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। ठीक है, तो ये तो हो गई नींव की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगली 2 यूनिट्स यानी यूनिट 2 और 3 हमें उस दौर में ले जाती हैं जब ये लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रही, बल्कि एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गई, जब पूरा देश उठ खड़ा हुआ। तो यूनिट 2 जो है वो पूरी तरह से गांधीयन एरा पे फोकस्ड है। इसमें हम गांधी जी के नेतृत्व में हुए 3 बड़े आंदोलनों को समझेंगे। सबसे पहले आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पहली बार था जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको दांडी मार्च तो याद ही होगा, कैसे एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। और फिर द फाइनल ब्लो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वो आंदोलन था जिसने तय कर दिया कि अब अंग्रेजों को जाना ही होगा। लेकिन क्या आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक ही था? नहीं। यूनिट 3 हमें यही बताती है। गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। इसमें हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो लोग जो एक अलग रास्ते पर चल रहे थे। हम किसानों और मजदूरों के संघर्ष को समझेंगे, सन्यासी विद्रोह जैसे शुरुआती आंदोलनों को देखेंगे, और हाँ, सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी INA के इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन को कैसे भूल सकते हैं। और अब हम आते हैं सिलेबस के आखिरी हिस्से पर, यूनिट 4। ये वो दौर है, द फाइनल स्टेप्स, जब आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन ये रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बातचीत का दौर था, नेगोशिएशंस हो रहे थे और हर एक फैसला देश का भविष्य लिख रहा था। इस यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आया था। इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन हमारे नेताओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर युद्ध के बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान। ये ज्यादा सीरियस था। इसका मकसद था पावर ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया पर बात करना। और फिर वो कानून जिसने इतिहास बदल दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ वो एक्ट था जिसने लीगली ब्रिटिश इंडिया को आज़ाद किया। लेकिन इसी एक्ट ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान।
यही वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी आज़ादी का कानूनी आधार है। इस आखिरी यूनिट में हम कुछ और बहुत ज़रूरी और गंभीर मुद्दों को भी समझेंगे, जैसे इस्लामिक कम्युनलिज्म का उदय कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारी आज़ादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा, और शायद सबसे मुश्किल टॉपिक, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा और उसके क्या नतीजे हुए। अच्छा, ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? तो मैं आपको कुछ अच्छी किताबें बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। देखिए, इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस तो पढ़नी ही है, ये एक क्लासिक है। इसके अलावा शेखर बंद्योपाध्याय की फ्रॉम प्लेसी टू पार्टीशन भी बहुत अच्छी किताब है, एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिपिन चंद्रा की ही किताब हिंदी में है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और पुखराज जैन की भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी काफ़ी अच्छी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आप सब सोचते होंगे कि ये सब पढ़कर होगा क्या, है ना? तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए क्या-क्या करियर ऑप्शंस खुलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सिविल सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज या पॉलिसी एनालिस्ट, इन सब के लिए ये नॉलेज बेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो जर्नलिज्म, पॉलिटिकल कंसल्टिंग या फिर एनजीओज़ के लिए पॉलिसी रिसर्च, ये सब बेहतरीन फील्ड्स हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो आप अपना थिंक टैंक, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या सोशल इश्यूज पर काम करने वाली कंसल्टिंग फर्म भी शुरू कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं। तो ये था आपके कोर्स इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पूरा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक रोड मैप मिल गया होगा कि हमें इस सफ़र में आगे कैसे बढ़ना है। और हाँ, ऐसे ही और भी जानकारी के लिए इस चैनल पर आते रहिएगा। चलिए, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। ज़रा सोचिएगा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो आइडियाज़ थे, जो फैसले लिए गए, वो आज भी हमारे भारत को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे समाज को कैसे शेप कर रहे हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.